ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन में हम लोग देखेंगे जो है इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन में हम लोग देखेंगे लाइन इंटीग्रेशन। लाइन लाइन इंटीग्रल क्या होता है, देन सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, देन वॉल्यूम इंटीग्रल, देन स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, देन ग्रीन्स थ्योरम एंड देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये टोटल जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वेक्टर कैलकुलस में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल देखेंगे। फिर सरफेस इंटीग्रल देखेंगे जिसमें हम लोग सरफेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मैंने इससे पहले आपको इंटीग्रेशन बताया है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन बताया है, फिर एप्लीकेशन ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रेशन वो भी बताया है। तो वहाँ पे जो हम लोग सरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट वहाँ भी आता है, जो कि अलग अलग एक्स और वाई एक प्लेन में हम बात करते हैं कि नहीं। तो सरफेस इंटीग्रल, फिर यहाँ पे हम लोग को एक और पढ़ना है दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये भी देखना है वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम देखना है, ठीक है। फिर ग्रीन्स थ्योरम देखना है कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम, और उसके बाद फिर देखना है लास्ट दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पहले जो हम लोग को देखना है दैट इज द लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो जैसे सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन उसी के अकॉर्डिंग है, बट लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो है दो पॉइंट, मतलब एक लाइन बनाने के लिए कितना, दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको जब भी लाइन इंटीग्रेशन पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो दो पॉइंट दे करके फिर वो पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये बेसिक देखेंगे अभी कि लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। और इसका ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, बट फॉर्मूला से ज्यादा हम लोग जो है ये और भी ट्रिक देखेंगे जिससे कि लाइन इंटीग्रल निकालना और भी आसान होगा। मैंने बस ये कहा कि लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए आपको एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट, मिनिमम दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिक से भी यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल क्या है, देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एफ ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज, सरफेस इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी एस। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो इसी को हम लोग जो लिखते हैं दैट वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो यहाँ पे दोनों का जो एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर होता है। तो जब भी आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उस केस में नॉर्मल वेक्टर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सरफेस पे नॉर्मल निकालना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी सीक्वेंस में लोग देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वेक्टर एफ इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ एंड भी विद द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। भी कोई वॉल्यूम है जो कि क्लोज सरफेस को इनक्लोज किया हुआ है। तो हम लोग वॉल्यूम यदि निकालना है या वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो उस पूरे क्लोज सरफेस का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने बताया है आप लोगों को, डबल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये भी बताया है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे, मैंने तीनों ही बताया है कि सिंगल जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन भी मैंने बताया, और फिर अब ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग को, ये हो गया हम लोग को पढ़ना, ठीक है। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है इसमें दैट इज, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस में, वो कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को देखना है, ठीक है। जो आपका यूनिट 1 है ये को रिलेटेड है दोनों, यूनिट 5 और यूनिट 1 दोनों लगभग, क्योंकि वहां पे यूनिट 1 में आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिक्र किया है। कार्टेशियन तो है ही, तो वहां पे तीन जो है, यूनिट 1 जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री है उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन उसके बाद जो किया है दैट इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूनिट 5 जो आपका वेक्टर कैलकुलस है उसमें स्पेशली कार्टेशियन सिस्टम के बारे में ही बात किया है। तो हम लोग वहां भी देखेंगे, और आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखेंगे तो दोनों ही यूनिट को मर्ज, मतलब कि को रिलेट करके, यूनिट 1 में भी आधा पार्ट जो है आपको वहां पे मिलेगा, क्योंकि तीनों ही एक्सिस जो है, तीनों ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, जैसे कि कार्टेशियन लेना है अलग, स्फेरिकल का भी देखेंगे और सिलिंड्रिकल का भी देखेंगे, लेकिन यूनिट 5 में केवल हम लोग को कार्टेशियन देखना है।
तो हम लोग अभी कार्टेशियन वाला ही यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा देखिए, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें जनरली 3 एक्सिस हम लोग डिफाइन करते हैं, सबको पता है ना। तो जनरली इसमें जो हम लोग 3 एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो हम लोग एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई, और ये थर्ड एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस, तो हम लोग इसी 3 एक्सिस में कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि प्लेन भी डिफाइन करना है और वॉल्यूम भी डिफाइन करना है, तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे हम सिस्टम में अभी सोचेंगे। तो ये सपोज ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, जिसमें मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस लिया हूँ, आप किसी भी तीनों में आप एक्सिस चेंज कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं एक्स, और ये आपको मान के चलिए वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस ले लिए। तो ये जो आपका एक्स और ये आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर एक्चुअली ये बोर्ड से ऐसे बाहर आता हुआ है, तो बोर्ड से बाहर कैसे दिखा है, तो इसीलिए 3D इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपका y और ये आपका क्या है x, तो ये जो प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन बनेगा ये आपका क्या है एक्स वाई प्लेन बनेगा। और फिर ये जो प्लेन बनेगा ये, तो देखिए ऊपर की ओर जेड एक्सिस है और जो बाहर की ओर आएगा एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स जेड और ये क्या है एक्स वाई है ना। और ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आप लोग को, दैट इज वाई और जेड, जो तीनों प्लेन हम लोग देख लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चीज डिफाइन किया गया है। जैसे ये जो हमारा प्लेन है दैट इज डी वाई प्लेन है, और ये जो दिख रहा है दैट इज डी जेड है, और बेस वाला जो है वो क्या है डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यदि वॉल्यूम की बात करेंगे तो डी एक्स छोटा छोटा यदि बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड है ना, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम वेक्टर पी क्यू की बात करें, देखिए जो हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो सपोज हमारा ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये हमारा क्यू है। यदि वेक्टर पी क्यू की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ ये देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा डी ऑफ वाई इंटू उसी के डायरेक्शन में क्या होता है यूनिट वेक्टर इंटू ए वाई, तो इसको लिखेंगे ऐसे डी वाई इंटू जे। ये किस डायरेक्शन में है, तो ये देखिए आपका ये जे होता है यूनिट वेक्टर, और इस वाले में आई होता है और इस वाले में के होता है ना, यूनिट वेक्टर हम लोग को पता है। उसका जो हम लोग यदि इस प्लेन पे जो वेक्टर पी क्यू यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इंटू वेक्टर जे। यदि हम आर क्यू लिखेंगे दैट आर एंड क्यू ऊपर की ओर है, तो देखिए यहाँ पे के लिखा गया है डी जेड इंटू के, और फिर एस बी लिखेंगे, ठीक है। तो एस बी लिखेंगे हम लोग पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये अंदर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है अंदर वाला जो है एस बी में, तो ये आपका दो पॉइंट में अलग अलग है, एस डी एन प्लस डी सी, इसको हम लोग क्या किए हैं तोड़ लिए एस बी पॉइंट को एस सी, ठीक है, एन प्लस सी बी, तो एस सी एन प्लस सी बी में तोड़ लिए हैं, जो कि आपको एक डी जेड इंटू ए जेड है प्लेन, और एक जो है एस डी प्लस डी सी प्लेन है। तो इसको यदि हम लोग कंबाइन करेंगे तो डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू ए जेड, ये जो आपका अंदर वाला पॉइंट है वो हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो इन जनरल यदि हम बात करें कि डिफरेंशियल लेंथ कितना होगा डीएल, तो इन तीनों को यदि हम लोग कंबाइन करेंगे तो जो हमारा डिफरेंशियल लेंथ हो जाएगा डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई प्लस डी जेड इंटू ए जेड, ठीक है। तो ये हमारा इन जनरल डिफरेंशियल लेंथ लेना होता है तो हम लोग ये लेते हैं, और डिफरेंशियल वॉल्यूम जब भी लेना होता है तो हम लोग ये लेते हैं डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम लेते हैं इस तरीके से और डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा सरफेस की हम बात करेंगे, तो अभी मैंने बताया था जो डीएस सरफेस होगा डीएस इनटू उस पे क्या लेना है हम लोग को नॉर्मल वेक्टर। जैसे एबीसीडी हमारा प्लेन है तो उस पे डीएस जो हमारा डीएस सरफेस है, तो डी वाई इंटू ए जेड उस पे नॉर्मल वेक्टर क्या है ए एक्स, तो हमारा ये एक प्लेन हो जाएगा डी ऑफ एस। उसी तरीका से पी क्यू बी ए पे हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो डिफरेंशियल लेंथ की यदि हम बात करें, प्रॉपर डिफरेंशियल लेंथ की बात करें, तो डीएल इज इक्वल टू डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई एंड प्लस डी जेड इंटू ए जेड हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल लेंथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके बाद द डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया इज जनरली डिफाइंड एज डी ऑफ एस इज इक्वल टू डी ऑफ एस इंटू एल। जैसे कि डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया हम लोग को निकालना है, डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया निकालना है, तो उसके लिए उस एरिया वो जो है जो भी सरफेस एरिया वो लेना है प्लस इनटू उस पे हमको क्या लेना है नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे जो आपको ds दिख रहा है, ds इज द एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट, एंड an जो दिख रहा है an क्या है इज द यूनिट जो है वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस जो कि d ऑफ s पे है, ठीक है। एंड डायरेक्टेड, और वो हमेशा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, एंड इफ d ऑफ s इज द पार्ट ऑफ द सरफेस
डिस्क्राइबिंग ए वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं वेक्टर डीएस, उसका मतलब डिफरेंशियल सरफेस, एंड उस पे हमको क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेना है। तो डी ऑफ एस जो आपका हो जाएगा दैट इज डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स। तो ये कैसा दिख रहा है हमको, ए एक्स का मतलब नॉर्मल किस पे है, तो वाई जेड प्लेन पे देखिए एक्स नॉर्मल बन जाएगा, फिर एक्स जेड प्लेन पे वाई नॉर्मल बन जाएगा, और एक्स वाई पे जेड नॉर्मल बन जाएगा। तो डिफरेंशियल लेंथ हमको जब भी लेना है तो एक एक्स एंड वाई, जैसे कि पिछले वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था कि दो सरफेस जो है, दो जो भी सरफेस है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर पी क्यू, तो एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, तो दोनों वेक्टर को कंबाइन करके एक प्लेन बनेगा, उसी प्लेन पे फिर तीसरा नॉर्मल वेक्टर हम लोग को निकालना होता है, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंशियल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशियल सरफेस जो हम लोग बात करेंगे, डिफरेंशियल सरफेस डी ऑफ एस, तो उस पर डी ऑफ वाई इंटू डी जेड, तो तीसरा वाला जो होगा उस पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जरा, और तो यदि हम इन जनरल या शॉर्ट में यदि कहें कि हमको डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस हम लोग देख लिए, है ना। तो इसके बाद यदि हम डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो डीवी जो हो जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम ये हो जाता है डीवी, दैट इज डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ जेड। हम लोग को ये भी यूज करना है, डिफरेंशियल वॉल्यूम भी यूज करना है, ठीक है। और अच्छे से पता होना चाहिए डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम हम लोग डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड यूज करेंगे, और जो डिफरेंशियल लेंथ होता है हम लोग ये यूज करेंगे, डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई प्लस डी जेड इंटू ए जेड, ये पूरा हुआ डिफरेंशियल लेंथ। तो जब भी डिफरेंशियल लेंथ यूज करना हो तो इस पूरे को यूज करेंगे। अब डिफरेंशियल सरफेस जो होता है, ये आपका डिफरेंशियल सरफेस, तो उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि एक सरफेस है, तो सरफेस पे कोई तीसरा नॉर्मल भी हम लोग को उनके साथ साथ रखना है। जैसे ये एक्स और वाई दिख रहा है, जैसे डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई दिख रहा है, तो उसपे जेड क्या है आपका, परपेंडिकुलर, दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर। फिर एक्स जेड प्लेन पे वाई परपेंडिकुलर एंड वाई जेड प्लेन पे एक्स परपेंडिकुलर, तो ये डिफरेंशियल सरफेस हो गया। एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम दैट इज द डीवी, तो ये हम लोग जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम के केस में ये ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ से जो देखेंगे डिफरेंशियल सरफेस, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके बाद जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, देखिए और जो हम लोग लाइन इंटीग्रल अब देखते हैं एक एक करके सभी को। अभी तक हम लोग डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, और क्या यूज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल में देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे लाइन इंटीग्रल में हम लोग को पता है कि फॉर्मूला एक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है। किसी भी वेक्टर फंक्शन में जो हम लोग लाइन इंटीग्रल यूज करेंगे, वेक्टर फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज आई इक्वल टू, है ना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल, ठीक है, ओवर क्लोज सरफेस। तो ये हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है किसका, लाइन इंटीग्रल का। अब यहाँ पे देखिए डी ऑफ एल यूज किया गया जिसको डिफरेंशियल लेंथ बोलते हैं, और ये वेक्टर एफ आपका कोई भी वेक्टर गिवन होगा, तो वेक्टर एफ गिवन है और डीएल के आपका डिफरेंशियल लेंथ जो कि आप देखे थे dx एक्स, वो जो हम लोग अभी फॉर्मूला में देखे थे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मैं इससे एक शॉर्ट तरीका और एक बेस्ट तरीका बताऊंगा कि जब भी हम लोग को यदि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो तो उसको कैसे हम लोग सोचेंगे। उसके लिए देखिए जरा क्या है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि f इक्वल टू आपका कोई भी वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, एंड dl रिप्रेजेंट करता है किसको, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट को, ठीक है। तो डी ऑफ एल जो कि हम लोग को पता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होता है, ये डिफरेंशियल, यदि हम इसको हम लोग पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल जो हो जाएगा एफ डॉट डी एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि आपका एफ है और दोनों के बीच कैसा है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर एफ आपका ये गिवन है और ये डिफरेंशियल लेंथ गिवन है, तो दोनों के बीच में कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि आई कैप और आई कैप को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीका से इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इंटीग्रल जब भी हम लोग को लाइन इंटीग्रल निकालना है तो अपने पास एक ये तरीका, एक ये फॉर्मेट है कि उसका डिफरेंशियल लेंथ पता हो और वेक्टर जो है वो पता हो, तो हम लोग फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिया हो तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और थोड़ा और समझते हैं इसमें कि यदि ये डिफरेंशियल लेंथ नहीं दिया हो
तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा पहले और समझ लेते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो ये था भी लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में जो हम लोग यूज करेंगे, देखिए सरफेस इंटीग्रल में यूज करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एफ ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज, ये फार्मूला है बस, सरफेस इंटीग्रल का ये फार्मूला है, एफ डॉट डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एफ, एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप, यहाँ पे एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर, इंटू डी एस, ये क्या है आपका डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल जो है सरफेस, जो भी हम लोग देखे थे डिफरेंशियल सरफेस, तो उस पर नॉर्मल वेक्टर निकालना एकदम आसान है, जो भी सरफेस दिया रहेगा उस पर नॉर्मल वेक्टर हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर डी ऑफ एस रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया एंड गिवन बाय डी ऑफ एस इक्वल टू वेक्टर ds इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप, और एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, उस पर आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या है, इस वाले फॉर्मूला में हम लोग को जो है एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग को पता है कि किसी भी सरफेस पे यदि हम लोग को ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो किसी भी सरफेस पे यदि हम लोग को नॉर्मल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सरफेस का ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेड फाई निकालते हैं, तो हम लोग को क्या निकल जाता है उस पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उस पर हम लोग को नॉर्मल वेक्टर निकलता है। और नॉर्मल वेक्टर में हम लोग को यदि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी भी वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, यूनिट वेक्टर। तो जब आप ग्रेड फाई करते हैं तो ग्रेड फाई मतलब उस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर, ग्रेड फाई करने का मतलब फाई क्या आपका कोई सरफेस है, ठीक है, फाई जो आपका सरफेस है, और ग्रेड फाई करते हैं मतलब उस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर आप निकाले, और उस नॉर्मल वेक्टर निकाले तो यदि हमको उसमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ग्रेड फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, तो ये आपका क्या निकला, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। एंड टू फाइंड द ds वी प्रोजेक्ट गिव्स सरफेस ऑन एक्स वाई, या फिर जैसे कि हम लोग को एक्स वाई प्लेन पे या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन पे निकालना है, ठीक है, सपोज एक्स वाई प्लेन पे निकालना है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो डिफरेंशियल सरफेस हो जाएगा वो dx और dy हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा पूरा। तो इस तरीका से वाई जेड प्लेन पे और फिर जेड एक्स प्लेन पे, तो ये सब एक फार्मूला का फॉर्मेट है जो कि आपको इसके थ्रू भी बन जा सकता है, बनेगा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे और साथ में कुछ और भी स्पेशल ट्रिक है उनको भी देखेंगे, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको क्या क्या है अलग अलग पार्ट में सभी चीज को निकालना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, डिफरेंशियल सरफेस निकालना है, ये सारा चीज जो आपका वेक्टर एफ दिया रहेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है आपका किसका, सरफेस इंटीग्रल का, और ये होता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल में देखिए, वॉल्यूम इंटीग्रल में हम लोग क्या देखेंगे, सपोज मान के चलिए कि वेक्टर एफ विद द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड v विद द वॉल्यूम इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। सो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं, ट्रिपल इंटीग्रल v वेक्टर एफ डॉट dv, ठीक है, जहां पे dv रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, dv रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल जो होगा हम लोग ये अभी फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग सिंपल, हम लोग को पता है कि dv जो होता है वो dx इंटू dy इंटू dz होता है। तो dv हम लोग को पहले भी पता है कि जो dv होता है दैट इज d ऑफ x इंटू d ऑफ y इंटू d ऑफ z होता है, ये होता है dv। तो हम लोग यदि वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट dv हो जाएगा, जहाँ पे dv रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दैट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तीनों देख लिए, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम लोग इस पे क्या है कि एक एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे फाइंड आउट होता है।